हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का जीएनएम स्पेशल के इस नए वीडियो में। और पिछली वीडियो में हमारा यूनिट 5 जो है वो ख़त्म हो चुका था और आज जो है हमारा वो यूनिट 6 चालू होगा। यूनिट 6 क्या है? मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न जो होता है उसका क्या क्या मैनेजमेंट किया जाता है उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। और इसका सिलेबस जो है आईएनसी के अकॉर्डिंग ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसमें कि सबसे पहले है असेसमेंट और उसके बाद है फिर फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, फिर अबगार स्कोरिंग, फिर एग्जामिनेशन ऑफ डिफेक्ट्स, फिर ब्रेस्ट फीडिंग। और ब्रेस्ट फीडिंग में फिर ये BFHI भी आएगा जिसके अंदर की आता है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, फिर केयर ऑफ न्यूबॉर्न और बॉन्डिंग एंड रूमिंग इन और माइनर डिसऑर्डर्स ऑफ न्यूबॉर्न। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को आज हम डील करने वाले हैं। तो देखते हैं कहाँ तक ख़त्म होता है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है असेसमेंट। तो असेसमेंट जो है इसमें क्या होता है कि नवजात शिशु का मूल्यांकन उसकी जन्म के बाद स्थिति और जीवन के लिए अनुकूल को जानने के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह 2 चरणों में किया जाता है, ठीक है। तो जो असेसमेंट होता है वो उसके जीवन मतलब कि जो बच्चा है वो अपने कैसे अनुकूल ढाल रहा है अपने आप को, तो उसको जानने के लिए किया जाता है। जैसे सबसे पहले होता है इनिशियल असेसमेंट यानी कि प्रारंभिक मूल्यांकन। इसमें क्या होता है कि यह मूल्यांकन शिशु के जन्म के तुरंत बाद किया जाता है ताकि शिशु की तत्काल स्थिति का आकलन किया जा सके। इसमें जीवन रक्षात्मक उपायों की आवश्यकता होने पर उन्हें तुरंत लागू किया जाता है। जैसे कि मुख्य बिंदु में सबसे पहले आएगा अबगार स्कोर। तो अबगार स्कोर को हम लोग डिटेल में देखते हैं, ये भी हमारे सिलेबस में है। तो अबगार स्कोर नवजात शिशु को पहले 1 मिनट और फिर 5 मिनट पर मूल्यांकन करता है, ठीक है। इसका विकास वर्जीनिया अबगार एक साइंटिस्ट थे यानी कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो कि एनेस्थीसिया देते हैं वो थे, और उन्होंने 1952 में इसको बनाया था, ठीक है। इसमें 5 मापदंडों पर आधारित होता है। तो अबगार स्कोर के मापदंड, तो सबसे पहले होता है ए से अपीयरेंस। तो अपीयरेंस में अगर इसमें जो है 0, 1, 2 मार्क्स देते हैं, ठीक है। तो अगर जो अपीयरेंस है यानी कि त्वचा का रंग है वो नीला या पीला है तो 0 मार्क्स देंगे। अगर उसका शरीर गुलाबी है, हाथ पर नीला है तो 1 मार्क्स देंगे, और पूरी तरह से गुलाबी है तो 2 मार्क्स देंगे। फिर उसके बाद अगला आता है पी से पल्स। पल्स में अगर कोई हृदय की गति नहीं है तो 0, और अगर 100 बीट्स पर मिनट से कम है तो फिर 1, और 100 से ज़्यादा है तो फिर 2। फिर उसके बाद होता है APG। जी से होता है ग्रीमेंस। ग्रीमेंस में क्या होता है कि रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी को देखा जाता है कि अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं है शिशु में तो 0 हो जाएगा, थोड़ा सा मुंह बनाता है तो 1 हो जाएगा, और जोर जोर से रोता है तो 2 हो जाएगा। फिर होता है ए से एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में मसल की टोन देखा जाता है। तो अगर कोई टोन नहीं है तो या फिर कोई एक्टिविटी नहीं है बच्चे में तो 0 हो जाएगा। थोड़ा गतिविधि करता है, थोड़ा मूवमेंट है तो 1 हो जाएगा, और पूरी तरह से एक्टिव है तो फिर 2 हो जाएगा। फिर आर से आता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में अगर कोई श्वसन सांस नहीं ले रहा है तो 0 हो जाएगा। फिर अगर धीमा और नियमित सांस ले रहा है, धीरे धीरे सांस ले रहा है तो फिर 1 हो जाएगा, और अगर जोर जोर से सांस ले रहा है यानी कि रो रहा है तो 2 हो जाएगा। फिर हर मापदंड को 0, 1 या 2 अंक दिए जाते हैं। कुल स्कोर 10 तक हो सकता है, ठीक है। और इस 10 तक में हम लोग कैसे इसमें देखते हैं, तो अगर 7 से 10 है तो 7 से 10 है तो नॉर्मल है, और 4 से 6 है तो हल्का संकट में, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है और उसमें थोड़ा सा मेंटेन करने की ज़रूरत है। और अगर 3 या उससे कम है तो फिर गंभीर है और इसमें तुरंत ही उसको वेंटिलेटर वगैरह पे लेके जाया जाता है। फिर होता है फिजिकल असेसमेंट। तो फिजिकल असेसमेंट में क्या करते हैं कि फिजिकल असेसमेंट में जो शिशु होता है उसका श्वसन दर, हृदय का गति, त्वचा का रंग, इसका निरीक्षण किया जाता है। तो सबसे पहले होता है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन में क्या होता है कि शिशु का जो तापमान होता है उसको नियंत्रित करने के लिए उपाय किए जाते हैं। जैसे कि शिशु को माँ की त्वचा के संपर्क में रखा जाता है जिसको कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट या फिर इसको KMC भी बोलते हैं, ठीक है, कंगारू मदर केयर। तो KMC भी इसको बोला जाता है, या फिर इसको वार्मर में रखते हैं। फिर अम्बिलिकल कॉर्ड की स्थिति और उसका जो ब्लड फ्लो है उसको चेक करते हैं। फिर मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में जो नवजात शिशु है उसको निम्नलिखित माप लिए जाते हैं, उसका मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि हेड सर्कमफ्रेंस जो कि नॉर्मली 33 से 35 होता है। चेस्ट सर्कमफ्रेंस वो 30 से 33 सेंटीमीटर का होता है। अगर इसे छोटा या बड़ा है तो फिर कुछ दिक्कतें हैं तो उसके बारे में हमने डॉक्टर से डिस्कस करना होता है।
फिर लेंथ की बात करें तो यानी कि बच्चे का हम हाइट नहीं नापते हैं क्योंकि हम उसको खड़ा नहीं कर सकते, तो उसका लंबाई नापते हैं। तो लंबाई जो होता है वो 45 से 55 सेंटीमीटर होता है। फिर वजन जो होता है उसका 2.5 से 3.5 किलोग्राम के बीच होता है। फिर फर्स्ट फीडिंग, तो बच्चे को जब पहली बार दूध पिलाते हैं तो शिशु को स्तनपान कराने की सलाह दी जाती है, जिससे शिशु को आवश्यक पोषक तत्व और इम्यून प्रोटेक्शन कोलेस्ट्रम मिलता है। ठीक है, कोलेस्ट्रम में उसको ये सारी इम्यूनिटी वाली चीज़ें कोलेस्ट्रम में जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसमें उसको मिलता है। फिर होता है सब्सिक्वेंट असेसमेंट, तो जो इनिशियल असेसमेंट हो जाता है, शुरुआती असेसमेंट, उसके बाद हम लोग सब्सिक्वेंट असेसमेंट जो है वो कंटिन्यू करते रहते हैं। तो ये 24 घंटे के अंतराल पर किया जाता है और इसमें शिशु के अंगों और उसके जीवन के लिए अनुकूलन की पूरी जांच शामिल होती है। यह विशेष रूप से पहले 24 घंटे और फिर नियमित अंतराल पर किया जाता है। तो सबसे पहले होता है वाइटल साइन। वाइटल साइन में उसका हार्ट रेट देखते हैं कि हार्ट रेट उसका 120 से 160 है तो फिर नॉर्मल है। उसका रेस्पिरेशन रेट 30 से 60 होना चाहिए। उसका टेम्परेचर जो है 36.5 से 37.5 सेंटीमीटर के बीच सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। और फिर ऑक्सीजन सेचुरेशन, शिशु के रक्त में ऑक्सीजन जो सेचुरेशन होता है उसको भी चेक करते हैं और वो भी अच्छा खासा होना चाहिए। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है इसी को हम लोग एक तरह से डिफेक्ट मैनेजमेंट भी, मतलब डिफेक्ट का चेक जो होता है करने का, वो भी हम लोग बोल सकते हैं। ये भी हमारे सिलेबस में। तो डिफेक्ट जब हम देखेंगे बच्चे को तो उसमें जो भी डिफेक्ट है वो हमें दिखेगा, तो उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। जैसे कि स्किन को देखेंगे तो त्वचा के रंग में अगर जॉन्डिस है, साइनोसिस है, ये सारी चीज़ें दिख जाती है। फिर जो हेड एंड फॉन्टानेल्स होता है तो सर और फॉन्टानेल्स में एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉन्टानेल्स को देखते हैं कि वो सही है या नहीं है, या फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं है उसमें। फिर आता है EENT, मतलब आईज, ईयर, नोज एंड थ्रोट, इसका एग्जामिनेशन किया जाता है। फिर एब्डोमेन का एग्जामिनेशन किया जाता है जिसमें कि अम्बिलिकल कॉर्ड का एग्जामिनेशन किया जाता है और अंगों की उपस्थिति शामिल है कि उसमें कौन कौन सा अंग है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। फिर जेनाइटल्स, तो शिशु के जो है जेनाइटल्स उसकी जांच की जाती है। फिर डिफेक्ट असेसमेंट में क्या होता है कि जन्मजात जो दोष होता है या विकृति उसको जांच किया जाता है। जैसे कि हम लोग चेक करते हैं क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट के को चेक करते हैं, हार्ट डिफेक्ट को चेक करते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को चेक करते हैं, और कोई भी अगर शारीरिक असामान्यताएं हैं जैसे कि किसी बच्चे में 6 उंगली होती है, किसी में 4 उंगली ही होती है, या फिर जो भी चीज़ें होती है, इस तरह के जो भी डिफेक्ट्स होते हैं वो सब चीज़ों को देखा जाता है। कुछ कॉमन जो है डिफेक्ट्स उसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। तो कॉमन में एक कैपुट सक्सीडेनम होता है, ये सर में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि शिशु के सर पर सॉफ्ट टिश्यू की सूजन होती है जो कि जन्म के समय गर्भाशय के संकुचन और सिर पर दबाव पड़ने के कारण होती है। जब जन्म हो रहा होता है बच्चा उस टाइम पे सिर पे दबाव पड़ने के कारण ये कैपुट सक्सीडेनम होती है। ये सिर के ऊपरी हिस्से में होता है और आमतौर पर जन्म के कुछ दिनों के भीतर ये ठीक हो जाता है। फिर एक होता है सिफेलोहेमेटोमा। सिफेलोहेमेटोमा में क्या होता है कि जो सर है उसके लेयर के बीच में जो ब्लड युक्त जमा हो जाता है, जो ब्लड के जैसा जमा हो जाता है। ये सिर के बाहर की हड्डी और पेरियोस्टियम के बीच रक्त का जमा होता है। यह जन्म के कुछ घंटे के बाद दिखाई देता है और इसमें खोपड़ी के ऊपर एक सीमित क्षेत्र में सूजन आ जाती है। यह धीरे धीरे हफ्तों में या महीनों में ठीक हो जाता है। इसको ठीक होने में हफ्ते या फिर महीना लग सकता है। फिर एक होता है हाइड्रोसिफेलस। तो हाइड्रोसिफेलस का नाम सभी ने सुना होगा कि यह मस्तिष्क में जो है जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है CSF वो बढ़ जाता है, तो शिशु का सर बड़ा हो जाता है, उसको बोला जाता है हाइड्रोसिफेलस, जिससे कि सिर का आकार सामान्य रूप से बड़ा हो जाता है। अगर समय पर डायग्नोसिस या उपचार नहीं किया गया तो यह तंत्रिका क्षति का कारण बन सकता है, मतलब इससे नर्व डैमेज हो सकता है। इसके उपचार में आमतौर पर VP यानी कि वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट लगाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो शंट लगा के क्या किया जाता है, शंट मतलब एक तरह से कनेक्शन होता है। ठीक है, कि अगर जो सर है और उसको जो नर्वस सिस्टम है ऐसे करके कनेक्ट कर दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं शंट। शंट में मतलब वो फ्लूइड को निकाल के और दूसरे जगह दे दिया जाता है। फिर होता है स्केलेटल एब्नॉर्मलिटीज। तो स्केलेटल एब्नॉर्मलिटीज जैसे कि हाथ पैर की उंगलियां में कोई दिक्कत है क्या, ये सारी चीज़ें जो हड्डियों से रिलेटेड दिक्कत है उसको चेक किया जाता है। फिर हिप डिस्प्लेसिया, अगर हिप का जॉइंट सही नहीं है तो उसका भी आकलन करेंगे कि हिप का जॉइंट सही है कि नहीं है। फिर होता है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में होता है रिफ्लेक्सेस वगैरह की जांच की जाती है, जैसे कि मोरो रिफ्लेक्स की चेक किया जाता है, रूटिंग रिफ्लेक्स चेक किया जाता है, सकिंग रिफ्लेक्स चेक किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम के कार्यों का भी अवलोकन किया जाता है इसमें। फिर होता है फीडिंग एंड एलिमिनेशन। तो इसको चेक करने के लिए जो शिशु को जो है दूध पीने की क्षमता और भूख का निरीक्षण किया जाता है। इसमें शिशु का मल त्याग यानी कि जब फर्स्ट बार मल त्याग करता है तो उसको मेकोनियम बोला जाता है, और जो उसका यूरिन पास करने की जाँच की जाती है।
तो ये सब अगर यूरिन पास कर रहा है, मेकोनियम आ रहा है, तो फिर ये उसका इंटरनल सिस्टम जो है वो सही है, इससे ये पता चलता है। फिर स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह की बात करें तो इसमें आएगा मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग। इसमें क्या होता है कि नवजात शिशु के विभिन्न मेटाबॉलिक विकारों जैसे कि फिनाइलकेटोन्यूरिया और कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म इसका चेक किया जाता है। फिर हियरिंग स्क्रीनिंग में किया जाता है कि बच्चे को सुनने की क्षमता की जो है इसका भी चेक किया जाता है। फिर जो अगला टॉपिक आता है हमारा, वो हमारा फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। तो जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो उसके शरीर में बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, जिन्हें कि फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन कहा जाता है। यह शिशु के गर्भाशय से बाहर के जीवन के लिए अनुकूलन की प्रक्रिया होती है। इसे विस्तार से समझते हैं जो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। तो बच्चा जो है वो बाहर के इन्वायरमेंट में अडेप्ट करता है। तो सबसे पहला होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम एडेप्टेशन, तो श्वसन तंत्र का अनुकूलन। तो जिस जन्म के बाद शिशु को पहली बार सांस लेना होता है। जब शिशु पहली बार रोता है तब श्वास मार्ग खुलते हैं, यानी कि सांस लेने वाला जो रास्ता होता है वो खुलता है और श्वसन प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं। इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले होता है लंग एक्सपेंशन, जो फेफड़ा होता है उसका फैलना। जो फेफड़ा है वो सिकुड़ा हुआ रहता है और उसमें पानी भरा हुआ रहता है। तो जब डिलीवरी हो रहा होता है बच्चे का तो वो दबाव के कारण वो उसका सारा पानी बाहर निकल जाता है और फेफड़ा सिकुड़ा हुआ रहता है। तो और जब बच्चा बाहर आता है तो फेफड़ा पहली बार फैलता है। तो गर्भाशय में शिशु का जो श्वसन तंत्र तरल से भरा होता है, यानी कि लिक्विड से भरा होता है। जन्म के समय शिशु के रोने से फेफड़े फैलते हैं और श्वसन मार्ग तरल से हवा में बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर होता है सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन। सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन क्या होता है कि यह एक प्रकार का पदार्थ होता है जो कि फेफड़े के एल्वियोलाई में खुला रहता है ताकि शिशु को नियमित रूप से सांस ले सके। जो एक सर्फेक्टेंट होता है जो कि शिशु के फेफड़े में रहता है जिससे कि उसका फेफड़ा खुला रहे और वो सांस ले सके। फिर होता है शिफ्टिंग फ्रॉम प्लेसेंटल टू पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पहले जो बच्चा है वो शिशु अब अपने फेफड़े से सांस लेना शुरू करता है और रक्त प्रवाह गर्भनाल के फेफड़े की ओर शिफ्ट हो जाता है। मतलब पहले बच्चा जो सांस लेता था वो अम्बिलिकल कॉर्ड से लेता था, ठीक है। तो प्लेसेंटा से आता था उसको ऑक्सीजन और अब उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन चालू करना है, मतलब कि अब उसे फेफड़े से सांस लेना है। तो ये इस पे शिफ्ट किया जाता है, बच्चा शिफ्ट करता है। फिर अगला जो चेंज आता है वो आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि हृदय और रक्त वाहिकाओं का अनुकूलन। तो शिशु के हृदय और रक्त प्रवाह में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। सबसे पहला होता है क्लोजर ऑफ फीटल सर्कुलेटरी शंट्स। जो फीटल सर्कुलेटरी शंट होते हैं वो क्लोज हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि गर्भावस्था के दौरान शिशु के हृदय में कुछ विशेष शंट होता है जैसे कि फोरामेन ओवल, डक्टस आर्टेरियोसिस, डक्टस वेनस। ये दोनों जो होता है ये उसमें अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो रक्त वाहिकाएं होती है वो होता है। और ये फोरामेन ओवल क्या होता है कि जो 4 ऐसे करके होते हैं ना, इसमें ब्लड आता है, इसमें जाता है, फिर यहाँ से लंग्स में जाता है, फिर यहाँ से बॉडी में जाता है। तो यहाँ जो है ना ये खुला हुआ रहता है बच्चे का, जो बोलते हैं ना कि बच्चे के दिल में छेद है। एक्चुअली वो छेद पहले से ही रहता है और वो बाहर आके क्लोज हो जाता है। तो जिसका क्लोज नहीं हो पाता है उस बच्चे को जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा और दिक्कत होने लगता है, तो डॉक्टर जो है सर्जरी करके उस छेद को बंद करते हैं। तो वही है यहाँ पे कि क्लोज होना, ठीक है। यही क्लोज नहीं हो पाएगा ये शंट तो फिर दिक्कत आ जाएगी। फिर होता है इंक्रीज्ड सिस्टमिक वास्कुलर रेसिस्टेंस। जब शिशु श्वास लेना शुरू करता है तो रक्तचाप यानी कि बीपी बढ़ जाता है और प्लेसेंटा सर्कुलेशन बंद हो जाता है। जो प्लेसेंटा से सर्कुलेशन आ रहा था वो बंद हो जाता है क्योंकि काट दिया जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड को, जिससे कि प्रणालीगत रक्त वाहिकाओं में प्रतिरोध बढ़ जाता है। फिर होता है थर्मोरेगुलेशन। अगला होता है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन में क्या होता है कि तापमान नियंत्रण। गर्भाशय के बाहर शिशु को अपने शरीर का तापमान को नियंत्रित करना पड़ता है। इसके लिए कुछ अनुकूलन होता है। तो इसके लिए क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो सबसे पहले होता है ब्राउन फैट मेटाबॉलिज्म। तो इसमें क्या होता है कि नवजात शिशु के शरीर में ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है जो कि शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए मदद करता है। यह टिश्यू जन्म के बाद तेजी से ऊर्जा उत्पन्न करता है जिससे कि शरीर को गर्मी मिलती है, ठीक है। अब है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो इसमें क्या होता है कि नवजात शिशु जो है वो ठंड से कांपता नहीं है, बल्कि उसको ब्राउन फैट के माध्यम से लगातार एनर्जी या फिर जो ताप है वो मिलते रहता है और इससे शिशु को ठंड के प्रति प्रतिरोधक क्षमता मिलती है। फिर होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम एडेप्टेशन। इसमें क्या होता है कि पाचन तंत्र का अनुकूलन। शिशु का पाचन तंत्र भी जन्म के बाद सक्रिय हो जाता है।
क्योंकि पहले उसे पचाने की जरूरत नहीं होती थी, जो भी एनर्जी होता था उसको माँ के ब्लड से मिल जाती थी। तो जब पहली बार फीडिंग होता है बच्चे का, तो जन्म के बाद शिशु जब स्तनपान शुरू करता है तो उसके बाद उसके पाचन तंत्र को स्तन दूध पचाने में मदद मिलती है। उसके बाद होता है मेकोनियम पैसेज। तो जन्म के 24 से 48 घंटे के भीतर शिशु अपना पहला मल त्याग करता है, जिसको कि मेकेनियम कहते हैं, जो कि गर्भ में बने कचरे और पित्त का मिश्रण होता है, और ये ग्रीन कलर का होता है तरह से। फिर होता है रीनल सिस्टम एडेप्टेशन, तो गुर्दा तंत्र का अनुकूलन। शिशु के गुर्दे जो यूरिन बनाना और शरीर को अवशिष्ट पदार्थ निकालना शुरू कर देते हैं। जो शिशु का जो किडनी है वो फंक्शन करना शुरू कर देता है। तो फर्स्ट यूरिनेशन, शिशु जन्म के 24 घंटे के भीतर ही पहली बार जो यूरिन पास करता है, और नवजात शिशु का गुर्दा तरल पदार्थों और इलेक्ट्रोलाइट को बनाए रखने में सक्षम होता है, लेकिन पूरी तरह से कार्य करने में थोड़ा समय लगता है इसको। फिर होता है हेपेटिक सिस्टम एडेप्टेशन। हेपेटिक का नाम सुन के आपको पता चल रहा होगा कि ये हम लोग बात कर रहे हैं लीवर की। तो लीवर का जो है वो अनुकूलन होता है। तो शिशु के यकृत का काम भी जन्म के बाद बदलता है। बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म, जो लीवर है अब बिलिरुबिन को मेटाबोलाइज करना शुरू करता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से बनता है। जब लाल रक्त कोशिकाएं टूटती है तब जो है बिलिरुबिन वो बनता है, और इसको मेटाबॉलिज्म करने का काम लीवर का होता है। नवजात में यकृत की पूर्ण कार्य क्षमता कुछ समय बाद विकसित होती है, इसलिए जन्म के कुछ दिनों तक शिशु में हल्की पीलिया या जॉन्डिस हो सकती है, जिसको कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। फिर होता है ग्लूकोज रेगुलेशन। ठीक है, तो ग्लूकोज रेगुलेशन में क्या होता है कि गर्भाशय में शिशु ग्लूकोज की आपूर्ति प्लेसेंटा से प्राप्त करता है। ठीक है, जो भी उसको एनर्जी मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, वो उसको प्लेसेंटा से मिलता है। जन्म के बाद शिशु की ग्लूकोज की स्तर स्थिर होना शुरू हो जाता है और यकृत इसे नियंत्रित करने लगता है। जो लीवर है उसका काम भी होता है ग्लूकोज को नियंत्रित करना, तो ये आपको पता होगा। फिर होता है इम्यूनोलॉजिकल एडेप्टेशन। जो इम्यून सिस्टम है बच्चे का, यानी कि बीमारी से, रोगों से लड़ने की क्षमता, तो वो भी बच्चे के अंदर डेवलप होने लगती है, क्योंकि माँ के गर्भ में उसको ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब उसे जरूरत पड़ रही है। और नवजात शिशु का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है और शिशु संक्रमण के प्रति संवेदनशील होता है इस टाइम पे। फिर है मैटरनल एंटीबॉडीज। तो मैटरनल एंटीबॉडीज से जन्म के बाद शिशु को माँ से मिली एंटीबॉडीज आईजीजी के माध्यम से कुछ सुरक्षा मिलती है, जो कि प्लेसेंटा के जरिए शिशु में पहुंचती है। जो आईजीजी है यही एक ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर से बच्चे में चला जाता है। और जब जो टीटी का जो सुई दिया जाता है तो 2 बार इसीलिए दिया जाता है कि पहली बार देने से, और जब दूसरी बार टीटी का सुई देते हैं तो उसमें आईजीजी बनता है, जो कि बच्चे को भी रक्षा प्रदान करता है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग। जो ब्रेस्ट फीडिंग है इससे भी बच्चे को जो इम्यूनिटी पावर मिलती है, क्योंकि माँ के दूध में इम्यूनोग्लोबिन ए मिलता है और अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाएं भी होती है, जो कि शिशु को संक्रमण से बचाती है। फिर देखें तो 8वां है इंडोक्राइन सिस्टम एडेप्टेशन। तो इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है बच्चे का हार्मोनल सिस्टम, वो भी उसमें भी बदलाव आते हैं, और शिशु का जो शारीरिक विकास, मेटाबॉलिज्म और थर्मोरेगुलेशन, ये सारे कार्य को रेगुलेट करने लगता है इंडोक्राइन सिस्टम। यह सभी अनुकूलन नवजात शिशु के गर्भ के बाहर जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, और इनकी उचित निगरानी और देखभाल में शिशु का स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है, स्वास्थ्य विकास सुनिश्चित होता है। तो ये सारी चीजें अगर सही तरीके से काम करते रहेगा तो बच्चा जो है वो सही से डेवलप करेगा। फिर जो अगला टॉपिक है हमारा वो है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। तो ब्रेस्ट फीडिंग सभी को पता होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो शिशु के लिए सर्वोत्तम पोषण और माँ के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। यहाँ ब्रेस्ट फीडिंग के सभी पहलुओं पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग होता क्या है। ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान वह प्रक्रिया है जिसमें माँ अपने शिशु को स्तन के माध्यम से दूध पिलाती है। इसमें माँ के शरीर से उत्पन्न ब्रेस्ट मिल्क शिशु को सीधे पिलाया जाता है, और इसके लिए जो शिशु को क्या फायदे होते हैं और माँ को क्या फायदे होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले शिशु का फायदा देखते हैं। तो उसको ऑप्टिमल न्यूट्रिशन मिलता है, यानी कि जो स्तन दूध जो है शिशु के लिए सबसे आदर्श पोषण प्रदान करता है। इसमें प्रोटीन, फैट, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट सभी प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं वो उचित मात्रा में होते हैं, जो शिशु को शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। यह शिशु की वृद्धि और विकास के हर चरण में
पोषक तत्व प्रदान करते हैं। फिर होता है इनहैंस्ड इम्यून सिस्टम। स्तनपान में इम्यूनोग्लोबिन ए एवं अन्य एंटीबॉडी होते हैं जो कि शिशु को बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद करते हैं। जो कोलेस्ट्रम होता है, जो पहली बार जो दूध होता है उसमें उचित मात्रा में इम्यूनोग्लोबिन होते हैं जो कि शिशु की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। फिर होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। जो बच्चा है उसको डिजीज से भी प्रोटेक्शन मिलता है। स्तनपान वाले बच्चों में डायरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया और ओटाइटिस मीडिया यानी कि कान का जो संक्रमण होता है, ये सब बीमारियों का खतरा बहुत कम हो जाता है। फिर होता है शिशुओं में सडन इन्फेंट डेथ का जो खतरा है वो भी कम हो जाता है। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम जो होता है एक सेट्स बीमारी होता है बच्चे में, जो कि बच्चा तुरंत मर जाता है, तो वो भी स्तनपान वाले बच्चे में कम होता है। भविष्य में टाइप 1 डायबिटीज और चाइल्डहुड ल्यूकेमिया और ओबेसिटी जैसी बीमारियों का खतरा भी कम रहता है जिस बच्चे को सही से दूध मिलता है। फिर ब्रेन डेवलपमेंट, तो ब्रेस्ट मिल्क में DHA यानी कि डोकोसैक्सोनोइक एसिड और ARA यानी कि एरिकिडोनिक एसिड होते हैं जो कि बच्चे की जो मस्तिष्क है या ब्रेन होता है और उसकी दृष्टि के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। स्तनपान वाले बच्चों में IQ थोड़ा अधिक हो सकता है, खासकर अगर लंबे टाइम तक स्तनपान उसने किया है तो। फिर होता है एलर्जी से प्रोटेक्शन, तो स्तनपान शिशु में एलर्जी, अस्थमा और त्वचा की समस्याओं जैसे कि एक्जिमा का खतरा कम रहता है और जो शिशु के आंत संबंधी बैक्टीरिया को वृद्धि को बढ़ावा देता है जिससे कि फूड एलर्जी से बचा होता है। फिर होता है हाइड्रेशन, तो ब्रेस्ट मिल्क का जो 87% हिस्सा जो है वो पानी होता है जिससे कि शिशु की प्यास बुझती है और इसे हाइड्रेटेड रखने में मदद करती है। गर्म मौसम में भी अतिरिक्त पानी की आवश्यकता नहीं होती बच्चे को। फिर माँ के लिए क्या क्या फायदे होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से, तो अगर माँ के फायदे की बात करें तो प्रसव के बाद गर्भाशय का सिकुड़ना, जब बच्चा दूध पीता है तो उससे ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जिससे गर्भाशय तेजी से सिकुड़ता है और प्रसव के बाद पोस्टमार्टम हेमरेज भी कम होता है। फिर इससे गर्भाशय अपनी सामान्य स्थिति में जल्दी आ जाता है। फिर वजन कम करने में मदद मिलता है। तो स्तनपान के दौरान माँ की जो ऊर्जा मतलब कि बहुत खपत होती है, ऊर्जा की खपत होती है। एक दिन में 500 से 700 कैलोरी अतिरिक्त खर्च होती है जिससे कि प्रसव के बाद वजन कम करने में मदद मिलती है। फिर होता है हार्मोनल बेनिफिट, तो ब्रेस्ट फीडिंग के में से पीरियड्स में देरी हो सकती है जिसे प्राकृतिक रूप से लैक्टेशनल एमनोरिया कहते हैं। एमनोरिया का मतलब होता है पीरियड का बंद होना और लैक्टेशन का मतलब होता है दूध पिलाना। यह परिवार नियोजन की एक प्राकृतिक तरीका है। तो जो मदर दूध पिलाती है उसको एमिनोरिया होता है, मतलब कि लैक्टेशनल एमिनोरिया, जिसकी वजह से कि उसको पीरियड्स नहीं आते हैं और जिससे कि वो दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो ये नेचुरल प्रोटेक्शन का काम करता है प्रेगनेंसी से। फिर ब्रेस्ट फीडिंग माँ के शरीर में प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन का स्तर बढ़ाता है जो माँ के तनाव को कम करता है और भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाता है, यानी कि इमोशनली जो माँ है वो अपने बच्चे से जुड़ पाती है। फिर ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर से सुरक्षा मिलती है, यानी कि लंबे समय तक स्तनपान कराने से भविष्य में ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा माँ में टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज और ऑस्टियोपोरोसिस का भी खतरा कम हो जाता है। फिर शिशु और माँ के बीच जो जुड़ाव होता है यानी कि बॉन्डिंग विद बेबी, तो स्तनपान कराने से माँ और शिशु के बीच एक विशेष जुड़ाव बॉन्डिंग बनता है। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट शिशु को आराम और सुरक्षा का अनुभव कराता है जिससे कि वह शांत रहता है। माँ के लिए यह अनुभव भावनात्मक रूप से संतोषजनक और शारीरिक रूप से आरामदायक होता है। फिर लंबी अवधि का लाभ, लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या क्या होता है, तो स्तनपान माँ की हड्डियों को मजबूत करने में मदद रखता है और पोस्ट मेनोपॉज अवस्था में ऑस्टियोपोरोसिस और हिप फ्रैक्चर का खतरा कम रहता है। मतलब कि हड्डियां मजबूत रहती है और जब मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम रहता है। फिर स्तनपान परिवार के लिए आर्थिक रूप से भी लाभदायक होता है क्योंकि जो फार्मूला मिल्क होता है उसके बोतल के लागत से बचा जा सकता है और ये जो ब्रेस्ट मिल्क है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को प्रोवाइड हो जाता है। फिर होता है कंपोजिशन ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क, तो कौन कौन से ब्रेस्ट मिल्क होते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें रहती है तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो सबसे पहला दूध होता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। यह पीले रंग का गाढ़ा दूध प्रसव के पहले कुछ दिनों में उत्पन्न होता है जिसमें कि प्रोटीन,
विटामिन और इम्यूनोग्लोबिन जैसे तत्व होते हैं जो कि शिशु की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। फिर होता है ट्रांजिशनल मिल्क, ये जन्म के 3 से 5 दिन बाद उत्पन्न होता है ट्रांजिशनल मिल्क, जिसमें कि फैट, लैक्टोज और कैलोरी की मात्रा अधिक होती है। फिर होता है मैच्योर मिल्क। मैच्योर मिल्क यानी कि नॉर्मली ये 10-15 दिन के बाद जो होता है ये कंटिन्यू फिर मैच्योर मिल्क ही चलते रहता है। तो मैच्योर मिल्क ये 10 से 15 दिन बाद उत्पन्न होता है और इसमें फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की सही मात्रा में होती है और इसमें 87% पानी होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के मिल्क के बारे में हमने देख लिया। अब देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन, कि कितनी बार पिलाना चाहिए दूध और कितने टाइम तक पिलाना चाहिए। फिर होता है, पहले देखते हैं फ्रीक्वेंसी, कि शिशु को 24 घंटे में 8 से 12 बार यानी कि लगभग हर 2 से 3 घंटे पर दूध पिलाना चाहिए। फिर अवधि, कितने टाइम तक पिलाना चाहिए, तो हर बार जितनी बार भी दूध पिलाएंगे कम से कम 20 से 30 मिनट का होना चाहिए। और ये इस समय स्तन में दूध की मात्रा और शिशु की आवश्यकता पर निर्भर करता है कि कितना दूध है मदर में और बच्चा कितना पी रहा है, तो इस पर भी निर्भर करता है। फिर होता है अनुशंसा, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी WHO है, कम से कम 6 महीने तक केवल स्तनपान और 2 साल तक पूरक आहार के साथ स्तनपान की सलाह देता है। फिर जो टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, तो ब्रेस्ट फीडिंग की क्या क्या टेक्निक होती है, तो इसमें सबसे पहले जो शिशु का पोजीशन यानी कि जो बच्चा है, बेबी है, उसका पोजीशन देखना होता है कि शिशु का सिर और शरीर एक ही सीध में होना चाहिए जिससे कि वो सही ढंग से दूध चूस सके। फिर होता है लैचिंग। लैचिंग क्या होता है कि शिशु का जो मुंह है वो पूरे निपल पर और एरियोला दोनों को कवर करना चाहिए, ठीक है। और ये सुनिश्चित करता है कि शिशु जो है सही तरीके से दूध पी रहा है। अगर शिशु जो है सिर्फ अगर निपल को अगर अपने मुंह में ले रहा है तो वो सही से दूध चूस नहीं पाएगा, तो उसको निपल और एरियोला जो आसपास वाला जो डार्क पार्ट होता है वो पूरा उसको मुंह में जाना चाहिए। फिर होता है मदर्स कंफर्ट, जो मदर होती है वो भी कंफर्टेबल या फिर आरामदायक स्थिति में बैठना चाहिए जिससे कि स्तनपान के दौरान कोई असुविधा ना हो। फिर अब देखेंगे हम लोग डिफिकल्टी इन ब्रेस्ट फीडिंग, जो डिफिकल्टी होती है ब्रेस्ट फीडिंग में क्या क्या डिफिकल्टीज होती है और उसके प्रबंधन भी देखेंगे कि कैसे हम उसको मैनेज करते हैं। सबसे पहले होता है सोर निपल। सोर निपल क्या होता है कि ये गलत लीचिंग के कारण होती है। इसे ठीक करने के लिए सही लैक्टिंग टेक्निक अपनानी चाहिए और निपल क्रीम का यूज कर सकते हैं। तो इससे अगर बच्चा सही तरीके से अगर अपने मुंह में निपल्स को नहीं ले रहा है तो इससे सोर निपल्स हो सकते हैं। फिर होता है एंजॉर्जमेंट। ये तब होता है जब स्तन में दूध अधिक मात्रा में भर जाए और इसे कम करने के लिए शिशु को बार बार स्तनपान कराना चाहिए और हल्का मालिश करना चाहिए जिससे कि ये ठीक हो सकता है। और अगर ये फिर भी ठीक नहीं होता है तो जो मदर है वो मैनुअली भी दूध निकाल देती है ताकि उसको आराम मिल सके। फिर होता है मेस्टाइटिस। यह स्तन में सूजन और संक्रमण की स्थिति है। इसके लिए एंटीबायोटिक और नियमित रक्तपान की सलाह दी जाती है। और अगर ज़्यादा मेस्टाइटिस होता है, अगर इन्फ्लेमेशन है वो ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह से इसको ब्रेस्ट फीडिंग को शायद बंद भी किया जा सकता है। फिर होता है इनसफिशियंट मिल्क सप्लाई, जो माँ में तनाव या गलत खान पान के कारण हो सकता है। हाइड्रेशन, सही आहार और स्तनपान की नियमितता बढ़ाने से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। फिर हम लोग देखेंगे अब जो है BFHI। तो BFHI क्या होता है? BFHI का मतलब होता है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। स्तनपान को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और यूनिसेफ के द्वारा शुरू किया गया एक वर्ल्ड लेवल पे एक पहल है जिसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य संगठन और स्तनपान के प्रति अनुकूल वातावरण तैयार करना है ताकि जो नवजात शिशु है उसके जीवन के पहले घंटे से ही स्तनपान का लाभ मिल सके। तो जो BFHI है इसका उद्देश्य क्या है? तो अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो BFHI का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि हर नवजात शिशु को उसकी मां का ब्रेस्ट मिल्क मिल सके और अस्पताल में जन्म के तुरंत बाद शिशु को स्तनपान शुरू करना चाहिए और इससे शिशु और मां दोनों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका लक्ष्य स्तनपान की दर को बढ़ाना और इन्फेंट फार्मूला फीडिंग का अनुचित उपयोग करने से बचना है। फिर इसका जो 10 कदम है जो कि हम लोग देखेंगे अभी, यह पहल 10 प्रमुख चरणों पर आधारित है जिसे पालन कर अस्पताल में बेबी फ्रेंडली घोषित किया जाता है। ये कदम स्तनपान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले होता है स्तनपान के बारे में स्पष्ट लिखित नीति बनाना।
रिटर्न ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी, तो हर अस्पताल में एक स्पष्ट ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी होनी चाहिए जिसे सभी स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित रूप से संचालित किया जाए, यानी सभी स्वास्थ्य कर्मी को सही से बताया जाए। और उसके बाद फिर ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर स्टाफ, जो ट्रेनिंग करवाया जाता है हेल्थ केयर स्टाफ का, सभी स्वास्थ्य कर्मियों को स्तनपान के महत्व, तकनीक और समर्थन के बारे में शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे माँओं को उचित मार्गदर्शन दे सकें स्तनपान के बारे में। फिर माँ को स्तनपान के लाभ के बारे में समझाना, एजुकेट मदर ऑन बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, तो गर्भावस्था के दौरान प्रसव के बाद माँओं को स्तनपान के लाभ, इसकी तकनीक, इसकी आवश्यकता के बारे में सही से जानकारी दिया जाना चाहिए। फिर प्रसव के तुरंत बाद स्तनपान शुरू करवाना, इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विदिन 1 आवर ऑफ बर्थ, तो 1 घंटे के अंदर जो नवजात शिशु को जन्म के पहले घंटे के भीतर माँ के ब्रेस्ट से कोलेस्ट्रम पिलाने की व्यवस्था हो, यह शिशु की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। फिर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव मतलब कि सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। शिशु को जन्म से 6 महीने तक केवल माँ को दूध पिलाने की सलाह दी जाए। इस दौरान किसी भी प्रकार का फॉर्मूला मिल्क, पानी या अन्य कोई भी खाद्य पदार्थ ना दिया जाए जब तक कि चिकित्सकीय आवश्यकता ना हो, जब तक कि डॉक्टर ना बोल दे और ऐसा कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं आ गया तब तक उसको कुछ और नहीं देना है। फिर रोमिंग इन, तो माँ और बच्चे को 24 घंटे एक ही साथ रहने दिया जाए तब कि माँ जब चाहे बच्चे को स्तनपान करा सके और इससे माँ और शिशु के बीच बॉन्डिंग अच्छी होती है। फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड, तो शिशु को उसकी मांग पर स्तनपान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और किसी भी विशेष समय पर, ऐसा नहीं है कि कोई रूटीन बना लिए कि हाँ इसी टाइम पे पिलाना है, जब बच्चे को भूख लगती है तब उसको पिलाना चाहिए और शिशु की जब भूख महसूस करे तो उसे स्तनपान मिलना चाहिए। फिर बोतल और डमी का उपयोग नहीं करना, नो यूज ऑफ बोतल और पेसिफायर्स, तो बोतल या पेसिफायर डमी का उपयोग ना करना चाहिए क्योंकि इससे शिशु स्तनपान की तकनीक प्रभावित हो जाती है और निपल कन्फ्यूजन का खतरा बढ़ जाता है। फिर माँ के लिए स्तनपान समर्थन समूह, ब्रेस्ट फीडिंग ग्रुप सपोर्ट, अस्पताल में माँओं को स्तनपान में आ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए एक सहायक समूह या क्लिनिक स्थापित किए जाएं जहां वे विशेषज्ञ से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। फिर अस्पताल से छुट्टी के बाद भी समर्थन, तो सपोर्ट आफ्टर डिस्चार्ज, तो अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी माँओं को स्तनपान के समर्थन के लिए समुदाय आधारित समूहों और हेल्थ केयर सिस्टम से जोड़ा जाए ताकि वो स्तनपान की निरंतरता बनी रहे। यानी इसको ऐसे ग्रुप से जोड़ना जहाँ पे कि माँ जो है हमेशा इंकरेज होते रहे ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए। तो ये था हमारा बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल के बारे में। और फिर इसका महत्व क्या होता है, इसी को आज करके हम लोग खत्म करेंगे। तो इसके महत्व के बारे में बात करें तो स्तनपान में वृद्धि यानी कि इंक्रीज ब्रेस्ट फीडिंग रेट, बीएफएचआई को लागू करने वाले अस्पताल में स्तनपान की दर अधिक होती है जो कि शिशु और माँ दोनों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। इन्फेंट फीडिंग में सुधार, इम्प्रूव इन इन्फेंट फीडिंग प्रैक्टिसेस, यह पहल अस्पताल में स्तनपान को प्रोत्साहित करती है और फार्मूला मिल्क के अनुचित उपयोग को हतोत्साहित करती है। तो इसका जो महत्व है इसमें आपको दिख रहा होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग रेट बढ़ा है और जो इन्फेंट का फीडिंग है वो भी अच्छा हुआ है। फिर रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी, तो इससे क्या हुआ कि जो बीएफएचआई के माध्यम से नवजात शिशुओं को स्तनपान जल्दी शुरू कराया गया जिससे कि नवजात मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी आ जाती है, खासकर विकासशील देशों में ऐसा हुआ है। तो इसके अगर निष्कर्ष की बात करें बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल के, तो इसमें हम बात करेंगे कि जो बीएफएचआई है एक महत्वपूर्ण वैश्विक पहल है जो कि अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों को स्तनपान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सशक्त रहती है। और इसके 10 जो कदम हैं, जो 10 पॉइंट बताए गए हैं उसके पालन करके स्तनपान की सफलता दर दिखाई जा सकती है जिससे शिशु और माँ के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, और जो भी 1-2 टॉपिक बच गए हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। तो बने रहिए, और आपको ये अच्छा लगा जो भी आपका एक्सपीरियंस है इस देखने के बाद तो आप उसको कमेंट में ज़रूर बताएं।